जय हिंद साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर का वेटेज सभी एग्जामों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, करंट अफेयर सभी में आ रहे हैं। करंट अफेयर समसामयिकता पर आधारित होती है और अपडेटेड चीज़ों को मांग करती है। तो आइए हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर का क्लास। तो हाल फिलहाल में कई घटनाएं हुई हैं, स्पेस हो चाहे धरती हो। स्पेस में क्या हुआ है? स्पेस में सैटेलाइट गए हैं, अंतरिक्ष यान गए हैं और धरती पर उथल पुथल हुआ है। देशों में आग सांप्रदायिक चीजें हुई है। तो उसी को हम देखेंगे आज। तो ये आज का पहला करंट अफेयर है। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में मेगा सैटेलाइट, इस सैटेलाइट का नाम है मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 नाम से किसने लॉन्च किया है? कौन सा देश है जो मेगा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है? इसका नाम है G60। ये कौन सा देश है? ऑप्शन ए में दे रखा है यूएसए, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन, ऑप्शन डी में है रूस। तो G60 जो सैटेलाइट है वो चीन के द्वारा भेजा गया है। और इसलिए तो हाई स्पीड, इसका उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और एक्सपोर्ट नाम की एक अंतरिक्ष कार्यक्रम में उसे टक्कर देना इसका उद्देश्य है। जो अमेरिका का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को टक्कर देना इसका उद्देश्य है। क्या? G60। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये चीन ने हाल फिलहाल में भेजा है अंतरिक्ष में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? तो चीन ने। और ये कैसा सैटेलाइट है? तो है मेगा सैटेलाइट। आप लोग इन बिंदुओं को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल यही सब घटनाएं घट रही हैं, अंतरिक्ष हो चाहे पृथ्वी लोक। अब पृथ्वी लोक पर आते हैं, क्या क्या घटित हुई है पृथ्वी लोक, उसे भी हम लोग देखेंगे। ये तो था अंतरिक्ष में, अब ये है पृथ्वी लोक पर घटित हुई हाल फिलहाल में घटना है। इसीलिए तो शुरुआत में ही मैंने कहा क्या अंतरिक्ष और क्या धरती लोक, दोनों में चीजें क्या हो रही है? उथल पुथल मच रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे? हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त
किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है। आप लोग को पता होगा बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, वहाँ की प्रधानमंत्री रिजिग्नेशन देकर देश छोड़ चुकी है, इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी है और देश छोड़ते ही पहले भारत में आई और भारत के बाद फिलहाल अभी भारत में ही है। भारत से दूसरे यूरोपीय देशों में जाने की उनकी प्लानिंग है, अभी तक नहीं जा पाई है, अभी भारत में ही है। और भारत बहुत ही सुरक्षा सेफ्टी जगह में उन्हें रखा है, क्योंकि 45 मिनट दिया गया था उन्हें देश छोड़ने के लिए। 45 मिनट 45 मिनट उनको मिला था देश छोड़ने के लिए और 45 मिनट में ही उन्होंने सैन्य जहाज के साथ पहले उन्होंने अगरतला वेस्ट बांग्लादेश से अगरतला गई और अगरतला से सीधा कहाँ आ गई? दिल्ली। ये बांग्लादेश है और त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ है? तो अगरतला है। यहाँ से इन्होंने पहले अगरतला सैन्य भारतीय सैन्य अड्डा गई और यह सीधा गाजियाबाद आ गई। अब फिलहाल भारत में ही है शेख हसीना, जो अपना देश छोड़ चुकी है। उनके देश अभी जल रहा है सांप्रदायिकता के नाम पर। छात्रों के अंदर मौलवी, वहाँ के जो मौलवी हैं, कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनके अंदर जहर घोल दिया है। और वो ये भी नहीं देख रहे हैं 50 सालों में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद कितनी ऊंचाइयों पर गया। पाकिस्तान जो आज भिखमंगा हो गया है, ठीक है, उसके देश अभी उसका देश का बेड़ा गर्क हो गया है। पाकिस्तान अभी बांग्लादेश से बहुत पीछे, बांग्लादेश इससे बहुत आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आज़ादी 71 में मिली और बांग्लादेश ने नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया, लेकिन उन्हीं के लोगों ने बाजार से कुल्हाड़ी खरीद कर अपने पैरों पर ही मार लिया। 50 वर्षों का जो तरक्की था अब वो खत्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उन्हीं के लोग अपने ही हाथों से अपने ही बनाए हुए जितने उपलब्धियाँ थी एक एक करके तोड़ रहे। शेख मुजीबुर रहमान का मूर्तियाँ तोड़ रहे। देख सकते हैं कितनी नफरतें उन लोगों के अंदर हैं। आप लोग इंटरनेट में, मीडिया और अखबारों में देखे होंगे, जो इंसान उस देश को आज़ादी दिलाया, बर्बर पाकिस्तान से नई देश बना कर दिया, उस इंसान का मूर्तियाँ तोड़ा जा रहा है। उन्हीं के अपने लोग। नफरत इस प्रकार से 1971 में बांग्लादेश बना और ठीक 4 साल के बाद इन्हीं के सेना ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी और पूरे परिवार को मार दिया। जितने शेख मुजीबुर रहमान की जितनी फैमिली थी, बाल बच्चे सबको मार दिया, इन्हें भी 71 के ठीक 4 साल के बाद। तो इनकी 2 बेटियां यूरोप में थी, छुट्टियों में गई हुई थी और बाकी उनका फैमिली स्वाहा हो गया। और जो यूरोप में गई हुई थी घूमने, वो बच गई और उन्हीं की बड़ी बेटी है शेख हसीना, जो बच गई, बाद में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती है। और जो हाल फिलहाल में बांग्लादेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, एक नाम है संगठन है, इस्लामिक संगठन है जमाते इस्लामी, जो उस समय बांग्लादेश के समर्थन में नहीं थी, यानी कि पाकिस्तान के समर्थन कर रही थी। तब 1971 में जब पाकिस्तान अपने ही देश पर क्या कर रहा था? जुल्म कर रहा था, बंगालियों को बोल रहा था, नस्ल भेदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। और इधर वाला जो पाकिस्तान था, इस वाले भाग के लोगों को अहमियत नहीं देते थे, बोलते थे तुम लोग बंगाली हो, देखने में काले हो, नस्ल भेदी जैसे बातें बोलते थे, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, बलात्कार भी करते थे। बड़ी संख्या में बहन बेटियों को बलात्कार हुआ था इस जो पाकिस्तान था।
वही कारण है कि मुक्ति बाहिनी सेना आक्रोशित हो गई और पाकिस्तानी सेना को मारना शुरू कर दी। तो उस समय जमात इस्लामी एक संगठन था, यहीं पर एक्टिव था। ये संगठन का सोच कट्टरपंथी इस्लामी आधार पर है, जैसे कि तालिबान लोगों का है कट्टरपंथी सोच है। और ये उस समय पाकिस्तान के समर्थन में थे कि बांग्लादेश नहीं बननी चाहिए, यानी कि पाकिस्तानी रहना चाहिए। वही संगठन का विचारधारा अब छात्रों के अंदर आ गया है, यानी कि जो मौलवी है कट्टरपंथी मौलवी अपने विचारों से माने कुरान का गलत व्याख्या के माध्यम से, आप लोग यूट्यूब में देख लीजिएगा, वहाँ के छोटे छोटे मौलाना इस प्रकार से स्पीच दे रहे हैं, हेट स्पीच डायरेक्टली टारगेट करके। ये देश इन लोगों का है, मुसलमानों का है, हिंदुओं का कोई जगह नहीं है। अब उसी का मुखिया ऐसा कहेगा तो बाकी अनपढ़ गंवार लोग क्या समझेंगे? मुखिया कहीं तो बात मानेंगे और क्या किया जाएगा? टारगेट किया जाएगा। ठीक है, अगर यही स्पीच भारत में दे दिया जाता तो केस हो जाता है, अरेस्ट भी हो जाते हैं, जेल भी चले जाते हैं। लेकिन इस देश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। 57 मुस्लिम देश है और 57 मुस्लिम देशों में लोकतंत्र के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ पर या तो शरिया चलता है या लोकतंत्र के नाम पर ऐसी विचारधाराएं चलती है जो कट्टर इस्लाम पर आधारित है। ठीक है, तो शेख हसीना अपना देश छोड़ चुकी है, कुछ चीज़ें थी तो मैंने बता दिया। अब देश छोड़ने के बाद देश को चलाने के लिए अंतिम सरकार भी तो चाहिए। ठीक है, तो प्रमुख किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है यूनुस को बनाया गया है। इनका जन्म 28 जून 1940 को हुआ था और इन्हें 2006 में क्या मिला? 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सोच सकते हैं आदमी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ सच से नोबेल पुरस्कार। और बच्चों नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? हाँ, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से साहित्य और शांति भी है। तो इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? शांति। ये लेखकों को नहीं है। और क्यों दिया गया? क्योंकि बांग्लादेश में जो क्षेत्रीय बैंकें हैं, जिसकी रूरल बैंक है हम लोग का, इंडिया में ग्रामीण विकास बैंक है ना, उसी प्रकार से बांग्लादेश में क्षेत्रीय विकास बैंकों का निर्माण किया, स्थापना किया कौन? मोहम्मद यूनुस। और क्षेत्रीय बैंकों का जो क्षेत्रीय बैंकों का स्थापना किसने किया? तो स्थापना मोहम्मद यूनुस ने किया। और स्थापना का यही परिणाम हुआ कि वहाँ की जो महिलाएं थी, लोग थे, उन्हें कम शुल्कों में लोन मिल जाता था, जिससे गरीबी में कुछ सुधार हुआ। बांग्लादेश के लोन मिल जाता था क्षेत्रीय बैंकों को। जैसे हम लोग का यहाँ का क्षेत्रीय विकास ग्रामीण बैंक है, ठीक है, छोटे स्तरों पर, उसका स्थापना बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने किया था, जिनका जन्म 28 जून 1940 में। और इसी योगदान को देखते हुए 2006 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता आदमी है कौन? मोहम्मद यूनुस। और इन्हीं को क्या बनाया गया बच्चों? तो मोहम्मद यूनुस को ही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री या कह लीजिए प्रमुख बनाया गया है। किस देश का? तो किस देश का? बांग्लादेश का। याद रहेगा, मोहम्मद
यूनुस, ये कौन है? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। 2006 में इन्हें मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि क्षेत्रीय बैंकों का स्थापना किया था। कहाँ? बांग्लादेश में। इससे गरीब लोगों का विकास में थोड़ा सहूलियत आई। लोगों को कम जैसे कि कम दामों में, कम रेशियो में अच्छा खासा लोन मिल जाता था और ज़रूरतें अपनी पूरी कर लेते थे। बाद में फिर महिलाएं जमा कर देती थी। तो सहूलियतें आई, गरीबी में कुछ सुधार हुआ। कहाँ? बांग्लादेश में। और सुधार हुआ तो शांति होगा ही, ओबियसली कुछ परिवर्तन हुआ। और इन्हीं योगदानों के लिए इन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें से साहित्य और शांति भी शामिल है। तो इन्हें शांति के लिए दिया गया। और ये बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। और ये भी राजनीतिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन शेख हसीना के रहते इन लोगों का सिक्का नहीं चलता था। और शेख हसीना पर ये लोग ये आरोप लगाते थे कि शेख हसीना धांधली कर रही है चुनाव में। जैसे ही देश छोड़कर शेख हसीना गई, इन लोगों का सपना मानो प्लेट में बने बनाए मिल गया। ठीक है। और अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाया गया है। भविष्य में देखा जाएगा कि बांग्लादेश का लोकतंत्र कैसा होगा, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कैसे होंगे। क्योंकि शेख हसीना के समय में ऐसे कई खूंखार आतंकवादी बांग्लादेश के जेलों में बंद थे। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ये लोग को पार्लियामेंट, संसद, प्रधानमंत्री भवन में तो हमला किया ही। ये लोग जो गुस्साई भीड़ थी वो लोग जेलों में भी जाकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और जाकर जबरदस्ती कैदियों को रिहा करवा दिया। और खूंखार आतंकवादी वहाँ से फरार हो गए। वो क्या करेंगे? फिर गतिविधियों में शुरू होंगे और भारत के लिए नई मुसीबत खड़ा करेंगे। तो जो अंतरिम सरकार होगी तो भारत के साथ कैसे संबंध होंगे, भारत कैसा किस तरह से डील करेगा बांग्लादेश से, ये देखने लायक होगी। क्योंकि जो बांग्लादेश है ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। और यहाँ पर पड़ता है चिकन नेक। ठीक है, संकरा रास्ता है। ये 60 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 20 किलोमीटर इसकी क्या है? तो चौड़ाई है। चिकन नेक ये मुर्गी के गर्दन के जैसा है। और ये भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील और कमजोरी भी है, क्योंकि 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसे काट दिया जाता है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा भारत से, और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए दूसरा साधन नहीं रह जाएगा। तो एक योजना भी बन रही है यहाँ से, प्रोजेक्ट यहाँ से सीधा म्यांमार जाकर फिर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग सुचारू रूप से बिजनेस कनेक्टिविटी को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अभी तो भी बनने में देरी है। अब भारत सरकार को चाहिए चिकन नेक वाले हिस्सा में और कुछ ज़मीनें मिलाकर कुछ उसे विस्तार में ला दे। यानी कि जो थोड़ा सा जगह है उसे चिकन नेक में आकर अपना जो कमजोरी उसे बेहतर कर ले और अपने हिंदू भाइयों को उधर आन ले। क्योंकि बांग्लादेश की संरचना कुछ इस प्रकार से है, और ये है चिकन नेक छोटा सा। ठीक है। और ये है नॉर्थ ईस्ट, ये बंगाल, और ये है भारत। तो ये छोटा सा है। भारत को चाहिए कि यहाँ से बांग्लादेश की ज़मीन को ले ले, यानी कि चिकन नेक में मिला ले। इससे भारत की कमजोरी भी खत्म हो जाएगी और बांग्लादेश भी इसमें रह जाएगा, अपने हिंदुओं को यहाँ बसा ले। तो ये भारत के हाथों में आया था। ये चांस 1971 में था इंदिरा गांधी के पास, क्योंकि भारत ही आज़ाद कराया था। चाहता तो भारत ये चिकन नेक की कमजोरी को, समस्याओं को हल कर सकता था, लेकिन नहीं किया।
अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं, तो बांग्लादेश का भी दो टुकड़ा संभव है, क्योंकि इस समय केंद्र में मोदी सरकार बैठी है और वो कोई भी अपना कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती है, जो पिछले सरकारों ने की, ताकि देश के लिए खतरा हो। तो हम लोग देख रहे थे अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन है, तो मोहम्मद यूनुस, और ये नोबेल विजेता शख्स हैं 2006 में। जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है उस तरीके से तो भारत कब्जा कर सकता है। कब्जा ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। अगर बांग्लादेश में अशांति होता है, क्योंकि 1971 में यही चीज़ें हुई थी, और यही कारण था कि भारत को एक कठोर कदम उठाना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट है, और 1971 में भी यही हुआ था। जो चीज़ें आपने पूछा, 1971 में बहन बेटियों को बलात्कार कर दिया जाता था पिता के सामने, और पिता को भी मारकर करवाया जाता था। पाकिस्तान वाले इतना बड़ा जुल्म किया उस समय अपने ही देश, ये भारत का नहीं पाकिस्तान का ही देश हुआ करता था, और भाई और बाप के सामने ही रेप किया जाता था और मारकर उन लोगों को भी कराया जाता था। सोच सकते हैं पाकिस्तान का मानसिकता कैसी थी, अपने ही देश पर जुल्म कर रहा था, यानी कि इन लोगों को लोग मान ही नहीं रहा था। तो हिंदू क्या कर रहे थे, अपना जान बचाकर भारत में शरण ले रहे थे, और रिफ्यूजी की समस्या भारत में बढ़ रही थी। भारत ने देखा कि ये क्या हो रहा है, अगर ऐसे ही होता रहा तो भारत की जनसंख्या ऐसे भी बहुत ज़्यादा है, और आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं जब तक यहाँ शांति स्थापित नहीं होगी। और भारत ने देखा कि हद से ज़्यादा हो रही है, तो भारत को मौका मिल गया ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग करके नया देश बनाने के लिए। अगर देश नहीं बनाया होता, अगर दोनों पाकिस्तान मौजूद होते, तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होता, बहुत बड़ा। अकेला पाकिस्तान ही जो पश्चिम में पड़ता है, यही अभी भारत के सिर दर्द बना हुआ है। आतंकवादी भेज देता है जम्मू एंड कश्मीर में आकर खून बहाते हैं। अगर उस समय ये पाकिस्तान मौजूद रहता, अगर इंदिरा गांधी ने सही डिसीजन नहीं ली होती, तो चिकन नेक के लिए तो खतरा होता ही, क्योंकि चीन से मिलकर हमेशा काटने और नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का प्रयास करते। फिर उग्रवाद की समस्या बढ़ जाती नॉर्थ ईस्ट में कुछ संगठन थे जो असम को एक अलग देश बनाने की मांग करते, वो लोग आकर यहाँ शरण ले लेते, किंतु पाकिस्तान शरण दे देता। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद, आतंकवाद की समस्या बढ़ जाती। इसीलिए ईस्ट और वेस्ट को काट कर नया देश बनाने का वो किया गया। ठीक है, चलिए, तो अगर पलायन बढ़ती है तो भारत ये कदम फिर से उठा सकता है, क्योंकि स्थिति 71 जैसी ही बन गई है। हिंदुओं के घरों में आगजनी किया गया है, मंदिरें तोड़े गए हैं, और चुन कर लोगों को मारा जा रहा है। ठीक है, ये लोग पहले मुस्लिम में लड़ते हैं, फिर हिंदुओं को टारगेट करते हैं। अभी लड़ाई अपने में ही है इन लोगों का। ठीक है, और बीच में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों को टारगेट करेंगे, तो यही खासियत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसका मोहम्मद इन्हें अंतरिम सरकार का क्या बनाया गया है, प्रमुख या प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे येन केरी ट्रेड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में फिलीपींस, बी में है दक्षिण कोरिया, सी में है चीन, डी में है जापान। तो ये केरी ट्रेड किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है, और विश्व व्यापार में
सुलभ कराता है। तो ये किस देश से संबंधित है? गेम कैरी ट्रेड। तो ये जापान से संबंधित है। ना फिलीपींस होगा, ना दक्षिण कोरिया होगा, ना चीन होगा तो जापान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है करंट अफेयर, और करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अपडेटेड चीजों का ही मांग करता है। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि जिस बच्चे को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर ऑफिसर बनाएंगे, उसके अंदर करंट माने वर्तमान में करंट चीजों का ज्ञान है या नहीं, समसामयिक चीजों का ज्ञान है या नहीं, विश्व में क्या उथल मच रही है, विश्व में क्या घटित हो रहा है, अंतरिक्ष में हो चाहे पाताल में क्या क्या चीजें एक्टिविटी हो रही है, वो चीजें मालूम है भी या नहीं। तो यही है करंट, और करंट अफेयर का योगदान एग्जाम में बैठेंगे तभी पता चल सकता है। देखते हैं अगला। हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? ठीक है, मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? भारत के साथ मेंशन कर दिया है भारत को। भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए में देख लेते हैं कनाडा, बी में न्यूजीलैंड, सी में जापान और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग याद रखिएगा, एक है मैत्री अभ्यास, ठीक है, या बात की जाए मैत्री अनुदान। जहां ये मैत्री शब्द लगा रहेगा और ये किससे होगा, तो ये सीधा मैत्री अनुदान, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ लगेगा। ठीक है, तो हाल ही में जो सांस्कृतिक सहयोग की घोषणा की गई है किस देश के साथ की गई है? तो भारत के साथ कौन सा होगा एक देश? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन में कहा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तो नहीं होगा, न्यूजीलैंड भी नहीं होगा, जापान भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया हमारा सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अनुसंधान यानी कि रिसर्च और सांस्कृतिक सहयोग यानी कि दोनों मिलकर अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देंगे, और इसका नाम क्या है? मैत्री अनुदान। ठीक है, ये दोनों देश कौन? भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है, कौन सा अनुदान के तहत अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देंगे? तो मैत्री अनुदान के तहत। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, और भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? ठीक है, या इजाजत दी है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में HT बासमती चावल, बी में
बाजरा, सी में है ST मक्का और डी है ST गेहूं। तो हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है। तो आप लोग देखे होंगे, अगर अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो आप लोग जानते होंगे। तो एक चावल है जिसका नाम है बासमती चावल, इसकी खेती की इजाज़त दी गई है हाल फिलहाल में, और इसका मानक ST रखा गया है, ST बासमती चावल। और ये बहुत ही लाभकारी चावल है। महंगा मिलता है किसके लिए? तो ये स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। अब अनुमति दे दी गई है तो कहीं भी करिए, ठीक है। और ये बासमती चावल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, लोग करना नहीं चाहते हैं इसे, क्योंकि ये इसका दाम भी है। जाइए बाजार में बासमती चावल खरीदने के लिए, ठीक है। जो अन्य चावल 35-40 किलो में मिल जाएगा, ठीक है, वही बासमती चावल का दाम, ठीक है, 100+ होगा। केजी के बारे में बोल रहा हूँ, दाम है किसका? बासमती चावल का। जाइए बाजार में खरीदने, दाम है इसका, ठीक है। अगर अन्य चावलों का दाम 35 से 40 रुपये किलो रहेगा तो इसका 100 के ऊपर ही रहेगा। और इसकी अनुमति दे दी गई है भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सालों में हमारे खेतों में भी लहलहाते बासमती चावलें मिलेंगी। और आप लोगों को पता है, एक बिहार का एक चावल है जिसे GI टैग में स्थान मिला है, नाम मालूम है आप लोगों को? मिर्ची धान बोलते हैं, ठीक है। उसे GI टैग में जगह मिली है हाल ही में। हाँ, उसका आकार ही कुछ उसी प्रकार से है, ठीक है। जिस दिन हम लोग GI पढ़ेंगे तो उसको भी लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं फिर। हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया है? हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक चल रहा है फ्रांस में, और जो कुश्ती प्रतियोगिता होता है उसमें 50 किलोग्राम यानी कि वेट का बात कर रहा है, ठीक है। कुश्ती कौन करता है जी? हाँ, खेलने वाले तो इंसान ही तो होते हैं। हाँ, इंसान ही तो होते हैं। मैंने 50 किलोग्राम इन लोगों का वेट बढ़ गया है, ठीक है। 50 सब दोनों का नहीं, एक पैरामीटर होता है पहले हर चीज का। कुश्ती मैदान में जाने से पहले सब हर चीज का चेक होता है। तो पाया गया है कितना? कुश्ती प्रतियोगिता पेरिस ओलंपिक में हो रहा है, इसमें 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य ठहराया गया है। यानी कि जो एक महिला है उनका वजन अचानक से इतना बढ़ गया है, कितना? 50। यह डिबेट और जांच का विषय है कि अचानक इतना कैसे हुआ है। और जैसे ही चेक किया गया तो इतना निकल गया, और निकलते के साथ इन्हें क्या किया गया? अयोग्य ठहरा दिया गया। अयोग्य माने आप कुश्ती नहीं लड़ सकती, नहीं कर सकती, और उन्होंने संन्यास लेने का डिमोटिवेट हो गई, ठीक है, उम्मीद से गई थी, संन्यास लेने का भी घोषणा करती है। तो कौन थी? हाल ही फिलहाल में अभी
पेरिस ओलंपिक चल रहा है, हाल फिलहाल की घटना है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। विनेश फोगाट, बी में है निशा दहिया, सी में है अंशु मलिक और डी में है रितिका हुडा। तो कौन सी महिला पहलवान है? तो विनेश फोगाट। ठीक है, इन्हें क्या किया गया है बच्चों? तो अयोग्य ठहरा दिया गया है। क्यों? तो 50 किलोग्राम इनका क्या हुआ है? वजन बढ़ने के कारण। और एक रात में इतना कैसे बढ़ा? तो बहुत से जगहों को बोल रहे हैं कि साजिश हुआ है उनके साथ और जांच का भी विषय है, एक रात में आखिर इतना वजन कैसे बढ़ सकता है। तो अयोग्य ठहरा दिया गया है। कहाँ? पेरिस ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता में। किन्हें? तो विनेश फोगाट की, और ये महिला चैंपियन है। ठीक है, हाँ ये लड़की है। ठीक है, इनका नाम है विनेश फोगाट। इन्हें क्या किया गया है? अयोग्य ठहरा दिया गया है, यानी कि वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इनका वजन इतना पाया गया है और ये हानिकारक है। या तो आप उस प्रकार की कुछ मेडिसिन लेंगे तभी अचानक हो सकता है अपना, एक रात में कैसे हो गया। तो इसीलिए जब चेक किया गया, हर चीज़ जाने से पहले चेक किया जाता है। आप ड्रग्स तो नहीं लिए ना, ऐसा नशीला पदार्थ जो स्टेमिना को बढ़ा देता है, शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, बहुत से लोग नशा करके एग्जाम लिखने जाते हैं, बोलते हैं नशा करके दिमाग खुल जाता है, एक्टिव रहता है, पढ़े हुए चीज़ें याद हो जाता है। बहुत से लोग ऐसा तर्क देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी तर्क देते हैं, नशा करने के बाद उन लोग का जोश मन ज़्यादा हो जाता है, ताकि कोई भी काम को किसी भी मारपीट में आगे हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, अंदर का एग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए चेक करते हैं लोग। कहीं ड्रग्स तो नहीं लिया, जो एथनिक होते हैं, रनिंग करते हैं, उन लोगों का भी चेक किया जाता है। कहीं कोई पदार्थ, नशीला पदार्थ, कुछ ऐसा चीज़ें तो नहीं ली जो उसे उसमें बढ़ा दिलाए, चेंज होता है। तो उसी में पाया गया 50 किलोग्राम बढ़ गया है विनेश फोगाट जी का, और इन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नशेड़ी लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, हाथ जोड़कर निकल लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर ही निकल जाना चाहिए। आजकल का दिन दुनिया बहुत ही खराब होते जा रहा है, ना किसी से बहस करना है फिजूल में और ना किसी से लड़ाई झगड़ा। ठीक है, मूर्ख लोगों से तो लड़ना ही नहीं चाहिए, गाली दे सुनकर हाथ जोड़कर निकल जाना चाहिए। अगला देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्या है? बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए में है म्यांमार, बी में है भारत, सी में श्रीलंका, डी में है मालदीव। तो हाल ही में कहाँ किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में क्या किया गया है? तो बिम्स्टेक का पहला संस्करण, ठीक है, संस्करण किया गया है भारत के नई दिल्ली में। और किसने आयोजित करवाया? तो विदेश मंत्रालय। ठीक है, विदेश मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय। किसने आयोजित करवाया? तो विदेश मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय ने बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन आयोजित कराया, शिखर सम्मेलन, व्यापार शिखर सम्मेलन। कहाँ में? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में? हाँ, भारत में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा सही उत्तर होगा भारत। ठीक है, तो बिम्स्टेक में कितने देश आते हैं? पता है आप लोगों को?
हाँ, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, ए से श्रीलंका, सी से थाईलैंड, ठीक है, और भूटान और नेपाल। ये कहाँ आते हैं? तो बिम्स्टेक में आते हैं। हाँ हाँ, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और एक है भूटान और नेपाल। ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। आप लोग याद रखिएगा। जो म्यांमार और थाईलैंड है, तो ये कौन सा देश है? तो आसियान देश है। जो म्यांमार और थाईलैंड है, दोनों को छोड़कर बाकी कौन सा देश है? हाँ, जो आसियान देश में कितने देश आते हैं? 11 देश आते हैं, 11। उसमें से थाईलैंड और म्यांमार भी हैं। इन लोगों को दोनों को निकाल दें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश है। कौन कौन? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत। ये आयोजित कहाँ हुआ था और कौन कौन से कराया था? तो विदेश मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से पहला व्यापारिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर? वो नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए में है 4 अगस्त, बी में है 5 अगस्त, सी में 6 अगस्त और डी में है क्या? 7 अगस्त। तो 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो कब से? बच्चों 2015 से कब तक? 2024 तक। और आप लोग गिन लीजिए कितना बार मनाया गया होगा 15 से, गिनिए। हाँ, कितना बार? 15 से उधर, हाँ 10 बार ना। तो 10वां संस्करण 2015 से 24 तक मना लिया गया है। कितनावा? तो 10वां हथकरघा दिवस। ठीक है, क्या? हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को। कब मनाया गया? 7 अगस्त को। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। न 4 अगस्त होगा, न 5 अगस्त होगा, न 6 अगस्त। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7 अगस्त को। और 2015 से शुरुआत हुआ, 15 से 24 तक को कितने मनाएंगे संस्करण? तो 10। अभी तक 10 हो चुके हैं। तो 2015 से शुरू हुआ क्या? हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। यानी कि शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। हथकरघा क्या है? हाथों से तो बनाया जाता है। ठीक है, तो शिल्प उद्योग हुआ कि नहीं? शिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। आप लोग नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ की महिलाएं अपने हाथों से ही बनाती हैं। पहनने वाला मेखला चादर हो, ठीक है, या खुलम गमछा हो। असम का खुलम गमछा आप लोगों ने देखा है? फूलों का आकार में रहता है, इधर साइड में और इधर ये जीआई भी मिला हुआ है खुलम गमछा। औरतें बनाती हैं हाथ से और मफलर भी बनाती हैं। पहनने वाले पोशाक भी हाथों से ही बनाती हैं और बहुत दिनों तक ही रहता है। गुनगुन भी बना था। हाँ, वो क्या है? वो सिर्फ उद्योग का ही एक कारीगरी है और उसमें से आप खरीदेंगे तो ज़्यादा जाएगा। अगर मान लेते हैं
बाजार में 50 रुपया मिल जाता है, तो उन लोगों से अगर आप लेंगे तो 200 प्लस जाएगा, कम नहीं बोल रहा हूँ। वो भी एक थोड़ी ना बनाएंगे, 4-5 बनाएंगे ताकि उन लोगों का भी नुकसान ना हो। 200 से ज़्यादा ही वो लोग लेंगे। यही चीज़ बाजार में लेंगे तो 50 रुपया में। तो शिल्प उद्योग का अभी बढ़ावा नहीं हुआ है क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, एक दिन में नहीं बनता है, 4-5 दिन लग जाता है। ठीक है, हाथों से बनाते हैं तो बहुत मंगल, तो हजरा भी तो होता है 3-4 दिन, इसीलिए ज़्यादा जाता है। और हमारा शिल्प उद्योग ऐसे ही अंग्रेजों ने ध्वंस कर दिया क्योंकि शिल्प उद्योग उस समय उन्नति के शिखर पर था। अंग्रेजों ने देखा ये क्या हो रहा है, आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आएंगे। चलिए, तो हमारा जो हस्तशिल्प था तो अंग्रेजों ने ही धराशायी कर दिया, और हमारा सही उत्तर का ऑप्शन डी 7 अगस्त। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले जीआई टैग आधारित अंजीर जूस, ये जीआई मिला हुआ है अंजीर जूस को। ठीक है, किस देश का है? तो भारत का है, पहले जीआई टैग मिला हुआ है। किसको निर्यात किया गया है? पूछा क्या है, किसको निर्यात किया गया है? निर्यात माने क्या? आयात और निर्यात माने क्या होता है? निर्यात माने दूसरों देशों में भेजना, आयात माने लाना। ठीक है, भेजना और लाना तो फ्री में नहीं होता है, बिना रुपये के फ्री मिलता है, व्यापार इसी को कहते हैं आयात और निर्यात। तो पूछा क्या है, निर्यात यानी कि भारत ने किस देश को निर्यात किया है? क्या? तो अंजीर जूस। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए में जापान, बी में कनाडा, सी में पोलैंड और डी में है इटली। तो किस देश को निर्यात किया गया है? तो पोलैंड को निर्यात किया गया है, और ये एक यूरेशियाई देश है, यूक्रेन से सटा हुआ देश है। ठीक है, कौन? पोलैंड। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हमारा सही उत्तर होगा। आइए तीव्र गति से आगे चलते हैं, समय की व्यस्तता है थोड़ी। अगला देखते हैं, हाल ही में सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए में देख लेते हैं, पंजाब, बी में उत्तर प्रदेश, सी में हरियाणा और डी में है महाराष्ट्र। तो हाल ही में सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किसने किया है? तो बच्चों ये हरियाणा ने किया है, और इसी एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन भी हुए हैं। ठीक है, और तीनों बिल भारत सरकार को वापस लेना पड़ा। तो हरियाणा है यहाँ पर, ऑप्शन सी होगा, ना ए होगा, ना बी होगा और ना डी होगा। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो सी, हरियाणा ने सभी फसलों पर एमएसपी दे दी। हरियाणा की कैपिटल कौन सी है? हाँ, हरियाणा की कैपिटल पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, एक ही है। और चंडीगढ़ क्या है? तो एक यूटी है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कर्क रेखा से उत्तर में 4 यूटी आएंगे, एक दिल्ली, एक चंडीगढ़ और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, चौथा लद्दाख। 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये आखिरी था, और आप लोग रिवीजन करते चले, आगे बढ़ते चले। करंट अफेयर का योगदान सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। करंट अफेयर हमेशा
अपडेटेड बनना सिखाता है। धन्यवाद, जय हिंद।